प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 का जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर्टिकल नंबर 7.3 इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स। देखो थोड़ा डेली लाइफ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप और आपका दोस्त प्लान करते हैं कि यार ना आज से हम मिलकर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ग्रुप स्टडी स्टार्ट करेंगे, और एम हमारा क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में ना बोर्ड के एग्जाम में हमने 540 प्लस मार्क्स लेने हैं। दोनों का एम तो सेट हो गया, यानी कि दोनों का एम एक ही है, दोनों ने 540 प्लस मार्क्स लेने हैं। दोनों की जो वो जहन की फ्रीक्वेंसी है ना वो मैच कर रही है, यानी कि दोनों ये चाहते हैं कि 540 प्लस मार्क्स लेने हैं। एक कहता है मैंने भी लेने हैं, दूसरा कहता है मैंने भी लेने हैं। मिलकर ग्रुप स्टडी करेंगे और आपस में प्लानिंग कर लेते हैं कि तुम मुझे फिजिक्स पढ़ाना, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, कुछ भी सब्जेक्ट्स ये तुम मुझे करा देना और ये वाले सब्जेक्ट्स मैं तुम्हें करा दूंगा। इस तरीके से वो आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं। जो एक को समझ नहीं आता वो दूसरा समझा देता है, यानी कि एक दूसरे की स्टडीज में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि किस किस्म की सिचुएशंस होती हैं ग्रुप स्टडीज में, वो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में आएंगी, वो भी सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, एक दूसरे की स्टडीज में वो क्या कर रहे हैं, आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यहां पर वेव्स में भी कुछ इसी तरीके की इंटरफेरेंस होती है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि जब किसी भी पार्टिकल पर दो वेव्स एक्ट करती हैं, एक इधर से आई एक इधर से आई, एक्ट किया तो वहां पर क्या होगा कि जो पार्टिकल की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, जो कि रिजल्टेंट वेव है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एडेड एम्पलीट्यूड होगा। कौन सा, दोनों इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर ऐड कर दिया जाए, उसका अलजेब्रिक सम कर लिया जाए तो वहां पर हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर डिफरेंट तरीके की वेव्स हो सकती हैं। वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, फेज में डिफरेंस आ सकता है, टाइम पीरियड में डिफरेंस आ सकता है, उनकी जो डायरेक्शन है उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो डिफरेंट तरीके की जब वेव्स मिलती हैं तो वहां पर डिफरेंट फिनोमेना होते हैं। उन्हीं में से एक फिनोमेना है जिसका नाम है इंटरफेरेंस। यहां पर सबसे पहले हमने साउंड वेव्स को देखना है, क्योंकि इस आर्टिकल में हमने जिन वेव्स की इंटरफेरेंस को स्टडी करना है एक्चुअली वो साउंड वेव्स हैं। तो पहले साउंड वेव्स को देखते हैं, उसके बाद आएंगे कि फिजिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर स्टडी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। यहां पर सबसे पहले साउंड वेव्स को देखते हैं। देखो यहां पर ये सेटअप है जिसमें ये एक स्पीकर रखा हुआ है। अब देखिएगा साउंड वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। देख रहे हो यहां पर वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे जैसे ये वाला डायाफ्राम वाइब्रेट कर रहा है, यहां पर क्या हो रही है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जो आपको यहां पर नजर आ रहा है इस तरीके से मूव करता हुआ, एक्चुअली ये क्या है, वेव्स की एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो रही है। तो यहां पर आपको ये क्या नजर आ रहा है, वेव ट्रेवल करती हुई नजर आ रही है। अब एक्चुअली यहां पर अगर इस एक स्पीकर के बजाय हम दो स्पीकर लगा दें, एक यहां पर लगा दें और एक यहां पर लगा दें, जिस तरह के यहां पर दिखाया गया है। अब एक स्पीकर यहां पर है, एक यहां पर है। अब दोनों से वेव्स जनरेट होंगी। अभी देखिएगा यहां पर, अभी यहां पर कोई वेव्स नहीं है, दोनों से वेव्स को हम जनरेट करवाते हैं। यहां पर देखिएगा अभी वेव्स जनरेट होंगी। देख रहे हैं यहां पर दोनों में से वेव्स निकल रही हैं और साथ के साथ क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही है, यानी यहां पर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हो रही है। तो फिजिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, जब भी कोई दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, क्या सेम हो, पहली चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और इसके साथ साथ वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। किधर ट्रेवल कर रही हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो वहां पर जो फिनोमेना अक्कर होता है दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस। देखो बच्चों यहां पर
अब डायरेक्शन का सेम होना लाजमी क्यों है? अगर मैं एक स्पीकर की डायरेक्शन ये रखता हूं और दूसरे स्पीकर की डायरेक्शन ये रख देता हूं, एक वेव इधर बनी एक वेव इधर बनी, फिर वो इंटरफेयर होंगी? नहीं ना होंगी। इसका मतलब है यहां पर इंटरफेरेंस में जरूरी है हमारे पास सेम डायरेक्शन का होना और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी सेम होना जरूरी है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो वहां पर फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी, वहां पर बीट्स वाला फिनोमेना हो जाता है। वो हम आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सेम होना, जो दो वेव्स हैं जिन्होंने इंटरफेयर होना है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और इसके साथ साथ उन्हें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। तो यहीं से फिर हम इंटरफेरेंस की डेफिनेशन निकालते हैं कुछ इस तरीके से, द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, यानी ऐसी टू वेव्स सुपरपोज हो जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, एंड आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो वहां पर क्या होता है, इंटरफेरेंस का फिनोमेनन अक्कर होता है। यहां पर देखिएगा, मान लो ये एक वेव है, ये क्या है, एक वेव है इस तरीके से कुछ, और यहां पर ये हमारे पास दूसरी वेव है, ये क्या है, दूसरी वेव है जो कि कुछ इस पैटर्न पर है। यहां पर लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी f1 होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की वेव्स जिसमें क्रस्ट पे फॉल कर रहा हो, ट्रफ पे फॉल कर रहा हो, वो कौन सी होती है, इन फेज वेव्स होती है। ये दोनों इन फेज वेव्स है। अब यहां पर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब है यहां पर ये वाली दो वेव्स जब सुपरपोज होंगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जरिए जब ये सुपरपोज होंगी, तो यहां पर कौन सा फिनोमेना होगा, इंटरफेरेंस का। कौन सा फिनोमेना होगा, इंटरफेरेंस। तो यहां पर इंटरफेरेंस अक्कर होगी। अगर ऐसी दो वेव्स होती हैं, अगर ऐसी दो वेव्स होती हैं, मान लो एक इस तरीके की वेव है और दूसरी वेव हमारे पास इस तरीके की वेव है। अब यहां पर ये वेव्स इन फेज नहीं है, ये आउट ऑफ फेज है। क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सुपरपोज होंगी, ऑब्वियसली जब भी वेव्स की सुपरपोजिशन होती है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जरिए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो यहां पर भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। यहां पर देखो, इसमें ये एक साइकिल, ये ऊपर हाफ साइकिल, इसमें भी एक साइकिल हाफ साइकिल, दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेम है। तो यहां पर भी क्या होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेनन अक्कर होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेनन अक्कर होगा। तो यहां से आपको इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है कि जब भी कोई दो ऐसी वेव सुपरपोज होगी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इसके साथ साथ वो सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रही होंगी, उस वक्त कौन सा फिनोमेनन अक्कर होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेनन अक्कर होगा। तो यहां पर ये वाली जो डायग्राम्स मैंने बनाई है, ये रफ डायग्राम्स हैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हाँ, यहां पर आप ये देखें कि यहां पर इन फेज है, यहां पर आउट ऑफ फेज है। ये जरूरी नहीं है इंटरफेरेंस के फिनोमेना में कि जो फेज है वो आपके पास दोनों वेव्स का सेम हो। देखो, दोनों वेव्स इन फेज भी हो सकती हैं, दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज भी हो सकती हैं, यानी इनमें फेज डिफरेंस हो सकता है। लेकिन यहां पर आपने एक और बात याद रखनी है, फेज डिफरेंस तो हो सकता है बट कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यहां पर मैं लिख देता हूं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। अगर ये वाला पॉइंट समझ लोगे ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाला, तो आगे आपको पूरा आर्टिकल समझ आ जाएगा। क्योंकि आगे एक वर्ड आता है कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स वही वाली होती है जिसमें जो वेव्स होती हैं उनमें जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। जो फेज का डिफरेंस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मान लो अगर ये एक वेव है, यहां पर मैं एक और वेव ड्रा करता हूं इस तरीके से, यहां पर एक वेव ड्रा कर देता हूं इस तरीके से। अगर ये एक वेव है, अब फेज डिफरेंस क्या रहना चाहिए, यहां पर मान लो दूसरी वेव यहां से स्टार्ट होती है, कुछ यहां से। अब यहां पर जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। देख रहे हो, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये जो डिफरेंसेस है फेज में, ये क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कोई पाबंदी नहीं है कि दोनों वेव्स इन फेज हो, आउट ऑफ फेज भी हो सकती है, उनमें फेज डिफरेंस कोई भी हो सकता है, बट थ्रू आउट दी सुपरपोजिशन आपके पास फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर फेज डिफरेंस कोई और है, यहां पर फेज डिफरेंस कोई और है, यहां पर कोई और है। ऐसा होगा तो फिर वो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस नहीं रहेंगी।
सेम फेज का मतलब और है, यहां पर फेज सेम है, इन फेज है, यहां पर आउट ऑफ फेज है, यानी फेज सेम होना ये कोई जरूरी नहीं है, बट जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऐसी सोर्सेज जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं और वहां पर उन वेव्स में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो ऐसी सोर्सेज को हम क्या कहेंगे कि वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। एक तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये वेव और इस वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहां पर कोहेरेंट सोर्सेज का यही मीनिंग है कि आपके पास जो वेव्स प्रोड्यूस करेंगी वो सोर्सेज, उन वेव्स में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बस यही दो बेसिक कंडीशंस है कोहेरेंट सोर्सेज की। आगे चलकर हमने इसको यूज करना है, बट यहां तक आपने याद क्या रखना है, याद इतना रखना है कि जब भी कोई दो ऐसी वेव्स सुपरपोज होंगी, कैसी वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इसके साथ साथ वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, तो ऐसी वेव्स जब भी सुपरपोज होंगी क्या होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेना अक्कर होगा। अब आगे चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। यहां पर देखिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसीडर किया है, इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने ऑपरेटर्स की हेडिंग लगाई है कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। तो ये ऑपरेटर्स आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको फिजिकल ऑपरेटर्स भी दिखा देता हूं। यहां पर देखिए हमने एक ऑडियो जनरेटर लगाया है, क्या लगाया है, ऑडियो जनरेटर लगाया है, इसको मैं एजी लिख देता हूं। और यहां पर ये एक सोर्स है जिसको हम कहेंगे S1 और ये दूसरी सोर्स है S2। ये क्या है हमारे पास, बेसिकली स्पीकर्स है। और इसी के साथ साथ यहां पर हमारे पास ये जो है इट इज पावर एम्पलीफायर, इट इज पावर एम्पलीफायर, मैं इसको PA लिख देता हूं, पावर एम्पलीफायर। और यहां पर दिस इज CRO, ये हमारे पास है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अभी मैं आपको ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाता भी हूं, ऑडियो जनरेटर, पावर एम्पलीफायर, CRO, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स। अगर मैं आपको कहता रहूं कि बस मान लो, ऐसी इमेजिन कर लो कि CRO होती है, उस पे वेव्स बनती हैं, भाई कैसी होती है CRO? स्टूडेंट्स के जहन में यही क्वेश्चन रहता है, CRO होती है, बस उन्होंने कैसे याद किया होता है, हाँ यार होती होगी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसमें जैसे बुक पे ग्राफ बना हुआ है ना, ऐसा ग्राफ होता होगा, ऐसी ऐसी वेव्स बनती होंगी, कैसे बनती हैं? तो ये है हमारे पास ऑडियो जनरेटर, जो कि हमने यहां पर लिखा है AG ऑडियो जनरेटर। दिस इज ऑडियो जनरेटर, यहां पर आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। तो ऑडियो जनरेटर में हम क्या करते हैं, यहां से हम कोई भी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स कर लेते हैं, यहां से हमें आउटपुट मिलती है, यहां से हमें आउटपुट मिलती है, और ये आउटपुट हम किधर भेजते हैं, पावर एम्पलीफायर में। अब पावर एम्पलीफायर किस तरह का दिखाई देता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये है हमारे पास पावर एम्पलीफायर, दिस इज पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर कुछ इस तरीके का होता है, यहां पर इसमें कंट्रोल्स वगैरह हैं, ये सब कुछ इसका सेटअप है, यहां पर पीछे इसके सारे कनेक्शंस वगैरह हैं। इसका काम क्या होता है कि ऑडियो जनरेटर से ये सिग्नल लेता है और उनको एम्पलीफाई करता है, इतना एम्पलीफाई करता है कि यहां पर इन स्पीकर्स के जरिए उनको सुना जा सके। और ये स्पीकर्स किस तरीके के दिखाई देते हैं, इनको भी देखते हैं। यहां पर ये है हमारे पास स्पीकर, जिसको हमने S1 और S2 कहा है। इस तरीके के कुछ स्पीकर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट में। यहां पर तो मैं फिजिकली स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली परफॉर्म करके दिखाता हूं, स्टूडेंट्स खुद ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से साउंड वेव्स इंटरफेयर हो रही है। यहां पर तो क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इसको परफॉर्म नहीं कर रहा, जस्ट आपको इंस्ट्रूमेंट्स ही दिखा रहा हूं। ये है वो स्पीकर जिसके जरिए हम साउंड वेव्स को यहां से हासिल करते हैं। देखो यहां पर ऑडियो जनरेटर से निकली वेव और वहां पर पावर एम्पलीफायर में गई, पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करके इस स्पीकर में भेजेगा, इस स्पीकर में भेजेगा, और ये स्पीकर क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके की आवाज निकालता है, टी, इस तरह लंबी सी आवाज निकलती रहती है। तो यहां पर फिर हमारे पास एक माइक्रोफोन होता है, और ये माइक्रोफोन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहां पर ये एक स्पीकर है, यहां पर ये एक स्पीकर है, इनके सामने हम माइक्रोफोन को थोड़ा दूर ले जाकर इस तरीके से रखते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पर नोट करते हैं कि किस तरीके से वेव्स जो है हमारे पास इंटरफेयर हो रही हैं, और ऑब्जर्व कहां से करते हैं कि यहां पर किस तरीके की इंटरफेरेंस हो रही है, वो हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं CRO से। इस माइक्रोफोन को यहां पर प्लेस करेंगे, यहां पर प्लेस करेंगे, यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स पर प्लेस करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। और ये है CRO, जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसमें ये काफी बल्की होती है, काफी वजनी होती है। यहां पर इसके सारे कंट्रोल्स हैं, यहां पर आपको वेव नजर आती है, ये इसके 2 चैनल्स हैं, यहां पर हम वेव एंटर करते हैं। तो यहां पर ये बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखिए इस तरीके से कुछ हमें ये दिखती है सारी की सारी।
यहां पर इस तरीके से इसमें वेव्स आती हैं। वो जो वेव्स अब देखते हैं ना कि ऐसी 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 वेव बन रही है, वो कहां से नजर आती है? इस स्क्रीन पे नजर आती है। तो यहां पर दिस इज सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ कि इसमें अब हमने किस तरीके से इंटरफेरेंस को डिस्कस करना है। यहां पर अब इस सेटअप में ये स्पीकर S1 है, ये स्पीकर S2 है। ऑडियो जनरेटर से सिग्नल आएगा, पावर एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करके दोनों स्पीकर्स की तरफ भेजेगा, यानी कि दोनों स्पीकर्स में एक तरह का ही सिग्नल जाएगा। यहां पर जो सिग्नल इस स्पीकर में जाएगा बिल्कुल ऐसा ही सिग्नल इस स्पीकर में भी आएगा। S1 और S2 बिल्कुल सेम तरीके की वेव्स क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। यहां पर अब इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम माइक्रोफोन डिफरेंट पॉइंट्स पर प्लेस करेंगे। मान लो पहले हम इस पॉइंट पर प्लेस करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P1। उसके बाद यहां पर मान लो ये दूसरा पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P2। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है, लेट से इसको नाम दे देते हैं P3। और लेट से ये चौथा पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं P4 और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P5। आज के इस लेक्चर में हम इन 5 पॉइंट्स पर इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करेंगे। P1 पे, P2 पे, P3 पे, P4 और P5। इन 5 पॉइंट्स पर हमने क्या करना है? इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपकी बुक में क्या लिखा गया। आपने बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग लगानी है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस। ये हेडिंग लगाकर क्या करना है? सबसे पहले अपरेटस की हेडिंग लगानी है। अब अपरेटस तो आपने सारा देख लिया है वन बाय वन, फिजिकली भी। अपरेटस में क्या है? एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ऑब्जर्विंग द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स इज शोन इन फिगर। कहता है कि सारे का सारा अपरेटस हमने फिगर में दिखा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? वेव सोर्सेस। यहां पर देखें वेव सोर्सेस कौन कौन सी हैं? ये S1 और S2, ये जो दोनों स्पीकर्स हैं, ये एज ए वेव सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ये बात लिखिए, 2 लाउड स्पीकर्स S1 एंड S2 कनेक्टेड टू अ कॉमन ऑडियो जनरेटर। देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं? कॉमन ऑडियो जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। ऑडियो जनरेटर ये है पावर एम्पलीफायर के साथ। पावर एम्पलीफायर इनफैक्ट किसके साथ कनेक्टेड है? ऑडियो जनरेटर के साथ, क्योंकि सिग्नल कौन जनरेट करे? ऑडियो जनरेटर। इसका मतलब है कि जो सिग्नल ऑडियो जनरेटर जनरेट कर रहा है वही सिग्नल इन दोनों स्पीकर्स में जा रहा है। इसी वजह से हमने लिखा है कि कनेक्टेड टू अ कॉमन ऑडियो जनरेटर AG, उसको हमने AG से रिप्रेजेंट किया, सर्व एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ हार्मोनिक साउंड वेव्स। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ हार्मोनिक साउंड वेव्स का क्या मतलब है। यानी ऐसी सोर्सेज जो वेव्स जनरेट करती हैं, तो किस तरीके की करती हैं? ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। दो ऐसी वेव्स, देखो स्पीकर S1 और S2 से जो वेव्स जनरेट हो रही हैं वो किस तरीके की वेव्स हैं? उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, उन दोनों की वेवलेंथ भी सेम होगी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा ओवर द टाइम। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फेज डिफरेंस के कांस्टेंट होने का क्या मतलब है। इसी वजह से मैंने लेक्चर के स्टार्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। बीइंग ड्राइवन बाय द सेम जनरेटर दे वाइब्रेट इन फेज। अब देखो यहां पर ये दोनों वेव्स निकलेंगी, ये इन फेज होंगी क्योंकि दोनों बिल्कुल एक ही सोर्स से निकल रही है। जब दोनों बिल्कुल एक ही सोर्स से निकल रही है, बिल्कुल सेम सेम है, तो ऑब्वियसली वो इन फेज होंगी। तो यहां पर इसी वजह से हमने लिखा है दे वाइब्रेट इन फेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिटेक्शन सिस्टम। अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। देखो ये जो माइक्रोफोन है ये किसके साथ कनेक्टेड है? CRO के साथ कनेक्टेड है। इसी वजह से लिखा है कि जो माइक्रोफोन है दे आर कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जैसे अभी मैंने आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप दिखाई है, माइक्रोफोन को उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब माइक्रोफोन क्या करेगा? यहां से सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा, ये जो साउंड वेव्स आ रही है इनको डिटेक्ट करेगा। तो इसी तरह लिखा है एक्ट्स एज ए डिटेक्टर ऑफ साउंड वेव्स। द CRO डिस्प्लेस द इनपुट सिग्नल एज वेव फॉर्म ऑन द स्क्रीन। अब CRO क्या करती है? जो माइक्रोफोन से सिग्नल आ रहा है उसको वेव की फॉर्म में शो करेगी, यानी कि आपको इस तरीके की कुछ वेव बनती हुई नजर आएगी CRO की स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्टेप प्रोसीजर, द माइक्रोफोन इज मूव टू वेरियस पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द लाउड स्पीकर्स। अब वो जो लाउड स्पीकर्स हैं उनके सामने माइक्रोफोन को डिफरेंट पोजीशंस पर रखा जाता है। जैसे कि P1 पे एक मरतबा हम P1 पे रखेंगे, एक मरतबा P2 पे रखेंगे, फिर P3 पे, P4 पे, P5 पे। यानी हर पॉइंट पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस किस तरीके से ये जो वेव्स निकलेंगी यहां पर S1 और S2 से, वो किस तरीके से इंटरफेयर होंगी। तो इसी वजह से हमने यहां पर लिखा है द माइक्रोफोन इज मूव टू वेरियस पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द लाउड स्पीकर्स टू डिटेक्ट द रिजल्टेंट वेव। यानी रिजल्टेंट वेव को CRO पर देखने के लिए हम माइक्रोफोन को डिफरेंट पोजीशंस पर रखेंगे एज शोन इन फिगर बी। और फिगर बी है ये वाली, इसको आप नाम दे दीजिए फिगर बी।
यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं फिगर बी, FIG.B, इस तरीके से आप इसको नाम दे दीजिए फिगर बी का। अब यहां पर आपने ऑब्जर्व करना है, ये जो पॉइंट्स हैं ये वही वाले पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, P4, P5, इनको यहां पर पहले मार्क कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले वाला पॉइंट इट इज P1, इसको मैं P1 लिख देता हूं, और ये जो पॉइंट है इट इज P2, और ये वाला पॉइंट P3 है, इसी के साथ साथ ये वाला पॉइंट P4 है, और ये वाला पॉइंट P5 है। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स पर इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है। यहां पर ये जो वेव्स निकल रही हैं और ये वाली जो वेव्स निकल रही हैं, ये यहां पर इंटरफेयर हो रही हैं। अब इन पॉइंट्स पर स्पेसिफिक हमने इंटरफेरेंस डिस्कस करनी है कि कौन से टाइप की इंटरफेरेंस हो रही है। यहां पर ये क्या था हमारे पास, दिस वाज द ऑडियो जनरेटर AG जिसको हमने कहा था, और इसके साथ साथ ये हमारे पास पावर एम्पलीफायर था PA जिसको हमने कहा था, और यहां पर ये S1 स्पीकर था और ये S2 स्पीकर था। आपने साथ के साथ ये डायग्राम लेवल भी करनी है, और ये वाली डायग्राम आपने अपने नोट्स में भी प्रॉपर्ली बनानी है। अब इससे पहले कि हम इस डायग्राम को मजीद समझें और इस तरफ बढ़े कि इंटरफेरेंस की कौन कौन सी टाइप्स है, पहले हमें साउंड वेव को थोड़ा सा मजीद समझना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि हम यहां पर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं और हमने टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस भी डिस्कस करनी है, तो वो भी हम साउंड वेव्स को समझते हुए ही करेंगे। देखो, साउंड वेव्स किस तरीके से ट्रेवल करती हैं, साउंड वेव्स किस तरीके से ट्रेवल करती हैं। यहां पर ये क्या है, एक स्पीकर है, मान लीजिए ये एक स्पीकर है, इसको मैं लिख देता हूं स्पीकर। अब जब इस स्पीकर को पावर एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इसका ये वाला जो डायाफ्राम है इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, अगर आपको नजर आ रहा हो। अब जैसे ये वाइब्रेट करता है तो इसके आगे जो एयर होती है इसको ये क्या करता है, पुश करता है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से रीजन्स फॉर्म होते हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाले रीजन। देखो, जो मैं बोल रहा हूं ये आवाज अब तक कैसे पहुंच रही है, एयर के जरिए पहुंच रही है, एयर मीडियम है दरमियान में, तो कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस हो रही हैं। किस तरीके से, कुछ जगह पे प्रेशर कम है, फिर ज्यादा, फिर प्रेशर कम, फिर प्रेशर ज्यादा, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जाकर आपके ईयर्स में पहुंचती हैं, यानी वाइब्रेट करते करते आप तक पहुंचती है वो एनर्जी। तो यहां पर इस तरीके से ये भी एक वेव ट्रेवल कर रही है। यहां पर ये क्या है, यहां पर कंप्रेशन हो रही है, यहां पर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, इसी तरीके से सीरीज चल रही है। और ये क्या है, इट इज ईयर, जहां पर आवाज सुनाई दे रही है आपको। अब यहां पर एक्चुअली इस जगह पे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो पुश हुए हैं, यानी कि यहां पर एयर क्या है, कंप्रेस्ड है। और रेयरफेक्शन का बेसिकली मतलब एक्सपेंशन ही होता है, ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में बता चुका हूं। तो यहां पर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन एक पूरी सीरीज चल रही है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंप्रेशन हो रही है, यहां पर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ये रफ डायग्राम है, जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है। यहां पर इसी तरीके से कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। अब अगर इसको हम एक वेव की फॉर्म में ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे। एक्चुअली जो साउंड वेव्स होती है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जिनमें पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अब ये पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करें, ऐसे 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 वाइब्रेट करते जा रहे हैं, और वेव किधर प्रोपेगेट हो रही है, इधर ही प्रोपेगेट हो रही है। ये लाउड स्पीकर है और यहां पर आपका ईयर है जहां पर आपको आवाज आ रही है, यानी कि वेव ट्रेवल भी इधर ही कर रही है, वेव इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, यानी एनर्जी इसी डायरेक्शन में कैरी कर रही है, और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है, क्योंकि साउंड वेव्स क्या है, दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहां पर बेसिकली आप देखें, देखो जहां पर कंप्रेशन है, इसी के व्यू में आप देखें कि जो वेव फॉर्म हो रही है, वेव तो हमने इस तरीके की पढ़ी है, इसलिए हम वेव को भी साथ लेकर चलेंगे। देखो, कंप्रेशन पे क्या आ रहा है, क्रस्ट आ रहा है, कंप्रेशन पे क्रस्ट आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जो रेयरफेक्शन है वहां पे क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, वहां पर ट्रफ आ रहा है। तो यहां पर फिर थोड़ा सा सेंस तो बन रहा है कि जहां पर कंप्रेशन का वर्ड आएगा वहां पर हमें ज़हन में क्या लेकर आना होगा, क्रस्ट लेकर आना होगा, और जहां पर रेयरफेक्शन का वर्ड आएगा वहां पर हमें ज़हन में क्या लाना होगा, वहां पर हमें ज़हन में लाना होगा ट्रफ। तो ये बात याद रहेगी, बस ज़हन में लेकर आते जाओ तभी ये आर्टिकल समझ आएगा। अब यहां पर देखें, टू सक्सेसिव क्रस्ट्स और टू सक्सेसिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कितना होता है,
लेमडा। वेवलेंथ, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां पर ये क्या हो जाएगा, फिर वेवलेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। अगर इन दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस लेमडा है तो ये वाली दो जो सक्सेसिव क्रस्ट है इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा? सर ये भी तो लेमडा होगा। ये कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहां पर अगर ये टू क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस लेमडा है तो यहीं से अगर नीचे आ जाएं तो इन टू कंप्रेशंस के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा? वो भी तो लेमडा होगा। जी बिल्कुल लेमडा होगा। तो यहां पर भी लेमडा लिख देते हैं। अब देखिए, टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज लेमडा। तो यहां पर ट्रफ्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। अगर ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस लेमडा है तो इसका मतलब है कि टू रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान भी डिस्टेंस लेमडा होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो यहां पर फिर मैं लिख देता हूं R टू R, रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन क्या होगा? लेमडा। कंप्रेशन टू कंप्रेशन क्या होगा? ये भी लेमडा होगा। अब यहां पर देखें, अगर टू कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस लेमडा है तो फिर यहां पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान कितना होगा? जरा ध्यान से बताना। जब यहां पर टू क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस लेमडा है तो यहां पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा? लेमडा का हाफ हो जाएगा, लेमडा बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रिक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट वुड आल्सो बी लेमडा बाय 2। देखो यहां पर ये लेमडा है, लेमडा का हाफ कितना हो जाएगा? लेमडा बाय 2। इसका मतलब है कि कंप्रेशन से रेयर फ्रिक्शन तक या फिर रेयर फ्रिक्शन से कंप्रेशन तक ये कितना हो जाएगा? लेमडा बाय 2 हो जाएगा और ये भी लेमडा बाय 2 हो जाएगा। यहां तक अब आपको ये बात तो समझ आ चुकी है साउंड वेव्स के बारे में। अब हमने देखनी है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस कि इंटरफेरेंस की कितनी टाइप्स हैं। देखो दो तरीके की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है। फिर से वही वाले एग्जांपल ध्यान में लो जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताई थी। मैंने क्या बताया था? टू फ्रेंड्स है और उन्होंने प्लान किया है मिलकर कि हमने फर्स्ट ईयर में 540 से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। तो उन्होंने मिलकर क्या करना है? ग्रुप स्टडी करनी है, यानी एक दूसरे की स्टडी में इंटरफेयर करना है, वहां पर इंटरफेरेंस हो रही है। देखो अब यहां पर एक केस तो यह है कि दोनों बच्चे बहुत ही पढ़ाकू होंगे, एक भी पढ़ने वाला होगा दूसरा भी पढ़ने वाला होगा, दोनों मिलकर पढ़ेंगे। फिर तो ये हो सकता है कि जो आउटपुट आएगी, मार्क्स आएंगे, वो बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि दोनों ने मिलकर मेहनत की है। जो एक को नहीं आता था वो दूसरे को समझ आ गया। तो यहां पर जो इंटरफेरेंस होगी ना, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कौन सी वाली होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर लिख देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां तक इतनी बात तो आपको समझ आ गई। और एक और केस भी तो हो सकता है। देखो एक बच्चा पढ़ने वाला हो, दूसरा उसे कहे नहीं यार पहले क्रिकेट खेल के आते हैं, पहले ये करते हैं, पहले वो करते हैं। या फिर आपने यूट्यूब को खोला और जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा था वो आपने लेक्चर सुना। अब दूसरा दोस्त क्या करेगा? यार मैंने कल ना टिकटॉक पे एक रील लगाई थी, उस पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए। हाँ यार दिखाओ कौन सी वाली वो रील थी। अच्छा तुमने तो बहुत अच्छा किया यार, इतने ज्यादा व्यूज तुम्हारे कैसे आ गए? कोई ट्रिक्स मुझे भी तो बताओ। अब फिर यहां पे क्या हुआ? फिर पढ़ाई से तो वो डिट्रैक हो गए, यानी कि पढ़ने लगे थे लेकिन दूसरे दोस्त ने किधर लगा लिया? रील्स देखने में लगा लिया। तो यहां पर फिर आउटपुट क्या निकलेगी? मार्क्स कम आएंगे क्योंकि पढ़ाई तो हुई नहीं है। वो जो आपने ख्वाब देखा था 540 प्लस मार्क्स वाला वो तो खत्म हो गया क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो यहां पर फिर जो इंटरफेरेंस होगी ना दैट वुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी होगी बच्चों? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। और अगर वेव्स के केस में हम बात करें तो मान लो ये एक वेव है यहां पर और ये यहां पर दूसरी वेव है। अब देखो क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल कर रहा है, ट्रफ पे ट्रफ, पहली वेव दूसरी वेव। अब जब ये दोनों सुपरपोज होंगी तो इंटरफेरेंस होगी, तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब जब इंटरफेरेंस होगी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि यहां पर जो रिजल्टेंट वेव निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड एडेड एम्पलीट्यूड होगा। लेट्स से अगर इसका एम्पलीट्यूड y1 है और इसका एम्पलीट्यूड y2 है तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो एम्पलीट्यूड आएगा लेट्स से दैट वुड बी y1 प्लस y2। आना भी यही चाहिए
क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि अगर टू वेव्स इन फेज होंगी तो वहां पर एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। यहां पर जो इंटरफेरेंस हुई है वेव्स के केस में हम कहते हैं कि इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या कहते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आ जाइए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। मान लो एक इस तरीके की वेव है और दूसरी इस तरीके की वेव है। अब ये दोनों वेव्स क्या है, आउट ऑफ फेज है। यहां पर अगर इसका एम्पलीट्यूड y1 है और इसका एम्पलीट्यूड y2 है लेट्स से, तो यहां पर देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, y इज इक्वल टू y1 माइनस y2, क्योंकि आउट ऑफ फेज वेव्स है। तो यहां पर अगर y1 और y2 आपस में बराबर है, क्योंकि इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, हमने दोनों स्पीकर्स को एक ही सोर्स से कनेक्ट कर रखा था, तो यहां पर y1 y2 इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेव आपके पास कुछ इस तरीके से निकलेगी। तो यहां पर जो इंटरफेरेंस होगी ना उसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तो था थोड़ा सिंपल सा केस। अब हम अपने केस की तरफ आते हैं। यहां पर क्या था, क्रस्ट पे फॉल कर रहा था, ट्रफ पे फॉल करेगा। तो अगर रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन के केस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कंप्रेशन पे कंप्रेशन आएगा, रेयर फ्रिक्शन आएगा, तो हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। बिल्कुल ठीक हो गया, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी जब कंप्रेशन पे कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन पे रेयर फ्रिक्शन। और अगर हमारे पास जैसे यहां पर है क्रस्ट पे ट्रफ लाई कर रहा है, तो अगर कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन के केस की बात करेंगे, जिस तरह यहां पर मैंने आपको पूरी वेव दिखाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कंप्रेशन रेयरफिक्शन पे आएगा, यानी कि कंप्रेशन रेयरफिक्शन पे आएगा या फिर रेयरफिक्शन कंप्रेशन पे आएगा, तो इस केस में क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो अब आपको कोई बात समझ आई है। अब हम उसी डायग्राम पे वापस चलते हैं जो कि हमने यहां पर ड्रा की थी। अब यहां पर देख के बताइए कि कौन कौन से पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और कौन कौन से पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब यहां पर इसमें कुछ सॉलिड लाइंस हैं और कुछ डॉटेड लाइंस हैं। पिंक वाली लाइन ये स्पीकर S1 से जो वेव्स निकल रही हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो ब्लू वाली लाइंस हैं ये S2 में से जो वेव्स निकल रही हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहां पर जो सॉलिड लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कंप्रेशन को। सॉलिड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कंप्रेशन को। ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेयरफिक्शन को। तो यहां पर ये बात आपने याद रखनी है कि सॉलिड कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो डॉटेड है ये किसको कर रही है, रेयरफिक्शन को। अभी मैं आपको बता चुका हूं यहां पर कि टू रेयरफिक्शंस के दरमियान यहां पर कितना डिस्टेंस होगा, लेमडा, और टू कंप्रेशंस के दरमियान कितना होगा, लेमडा होगा। तो यहां पर देखें, एक कंप्रेशन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा कंप्रेशन, डॉटेड क्या है, ये तो रेयरफिक्शन है। तो इसका मतलब है कि इसके और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी लेमडा। तो यहां पर इसका मतलब है इट इज लेमडा। और इससे पीछे ये जो रेयरफिक्शन है ये क्या होगा, एक रेयरफिक्शन और कंप्रेशन, ये कंप्रेशन और रेयरफिक्शन, कंप्रेशन और रेयरफिक्शन, कंप्रेशन और रेयरफिक्शन में कितना होगा, लेमडा बाय 2। तो यहां पर लिख देते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेमडा बाय 2। यहां पर उसके बाद ये वाला जो कंप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 लेमडा को, क्योंकि लेमडा तो यहां पर हो गया था, देखो 0 लेमडा, 2 लेमडा, ये वाला 3 लेमडा, ये वाली सॉलिड लाइन 4 लेमडा, ये वाली सॉलिड लाइन 5 लेमडा, ये वाली सॉलिड लाइन 6 लेमडा। तो यहां पर आपको इतना समझ आ चुका है। अब यहां पर भी मार्क कर लेते हैं, टू कंप्रेशंस के दरमियान, देखो सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, कंप्रेशन को, तो दो कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी लेमडा। तो अगर ये 0 है तो यहां पर क्या होगा, लेमडा, यहां पर 2 लेमडा, यहां पर आपके पास 3 लेमडा, यहां पर 4 लेमडा, यहां पर 5 लेमडा, यहां पर क्या हो जाएगा 6 लेमडा। और इसके दरमियान क्या होगा, देखो दरमियान वाला निकालने के लिए ना अब डायरेक्ट इन दोनों का अगर मीन निकालेंगे तब भी आपके पास दरमियान वाली लाइन आ जाएगी, क्योंकि इनके सेंटर में देखो एक कंप्रेशन और एक रेयरफिक्शन के दरमियान कितना होगा, लेमडा बाय 2, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर ये जो डॉटेड लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग लेमडा बाय 2, और यहां पर ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, देखो लेमडा
और यहां पर 2 लेमडा के दरमियान वाली जो लाइन है, यानी लेमडा में आपने क्या करना है, हाफ लेमडा ऐड करना है, लेमडा प्लस हाफ लेमडा, इसी तरीके से आप ऐड करेंगे तो यहां पर आपके पास ये क्या आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2। इसका मतलब है कि जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली दूसरी डॉटेड लाइन, इट इज 3 लेमडा बाई 2। इस तरह आप किसी भी लाइन को मार्क कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे इस लाइन के बारे में पूछता हूं यहां पर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 लेमडा में क्या ऐड करेंगे, लेमडा बाई 2 ऐड करेंगे, तो यहां पर आपके पास ये मिल जाएगा। यानी कि अगर सॉलिड लाइन के बारे में आपने बात करनी है तो आप लेमडा ऐड करेंगे, और अगर आपने डॉटेड लाइन की बात करनी है तो लेमडा बाई 2 ऐड करेंगे। अब यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कौन कौन से पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। देखो यहां पर अभी मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, इससे भी आगे यहां पर मैंने आपको बताया था कंप्रेशन और कंप्रेशन जहां पर मिलेंगे कंस्ट्रक्टिव, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जहां पर मिलेंगे वहां पर डिस्ट्रक्टिव। CCRR ये क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। तो यहां पर हम पहले कंस्ट्रक्टिव ढूंढते हैं। देखो P1 पे कौन कौन मिल रहा है, P1 पे रेयरफेक्शन आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि P1 पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, P1 पे कंस्ट्रक्टिव, और किस पे कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर मैं P3 देखूं तो यहां पर 2 कंप्रेशन मिल रही है CC, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P3 पर भी क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव। और नेक्स्ट अगर चलें तो P5 को देखें, P5 पर एक रेयरफेक्शन, दूसरी रेयरफेक्शन, यानी रेयरफेक्शन मीट कर रही है, तो इसका मतलब है कि P5 पर भी आपके पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले, मैं यहां पर लिख भी देता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स जरा ढूंढिए। देखो जो P2 पॉइंट है इसमें यहां पर ये ब्लू वाली लाइन ये कंप्रेशन, और ये जो पिंक वाली डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन क्या है, रेयरफेक्शन, और सॉलिड लाइन कंप्रेशन। रेयरफेक्शन और कंप्रेशन आपस में मिल रही है, तो इसका मतलब है P2 वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, P2 वाले पॉइंट पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और P4 वाले पॉइंट पर देखें यहां पर भी एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन आपस में मीट हो रही है, तो इसका मतलब है यहां पर भी क्या हो रहा है, P4 पर भी डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। ये कौन से पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले, तो यहां पर ये मैं लिख देता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां तक आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का कुछ तो कंसेप्ट समझ आ ही चुका है। अब हम इनकी डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हेडिंग लगाकर यही बात लिखती है, एट पॉइंट्स लाइक P1, P3 एंड P5 अ कंप्रेशन मीट्स अ कंप्रेशन एंड अ रेयरफेक्शन मीट्स अ रेयरफेक्शन। यहां पर देखिए अभी मैं आपको बता चुका हूं, P1 पे रेयरफेक्शन, P3 पे कंप्रेशन, P5 पे रेयरफेक्शन। तो जहां पर भी RR CCRR ये होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द डिस्प्लेसमेंट्स एड अप, बिल्कुल एड अप हो जाएंगी, जैसे कि मैं आपको यहां पर समझा चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट्स एड अप होंगी। यहां पर ये देखो यहां पर y1 प्लस y2 डिस्प्लेसमेंट्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। दिस इज डिस्प्लेड एज लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑन द CRO। तो यहां पर अभी ये जो मैंने आपको दिखाया है यही कुछ आपको CRO की स्क्रीन पर देखने को मिलता है, और CRO की स्क्रीन पर आपको इस तरीके से ये वाला सिग्नल देखने को मिलता है, क्योंकि P1, P3 और P5 पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन पे आ रहा है, रेयरफेक्शन पे आ रहा है। यानी यहां पर अगर ये इस तरीके से एक वेव है, ये दूसरी इस तरीके से वेव है, क्रस्ट पे, ट्रफ पे फॉल हो रहा है। अगर कंप्रेशन रेयरफेक्शन की बात करें तो कंप्रेशन पे फॉल हो रहा है, रेयरफेक्शन पे फॉल हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। तो यहां पर आपके पास एक लार्ज डिस्प्लेसमेंट आएगी जो कि आपको स्क्रीन पे यहां पर शो कर दी गई है। ये वाली जो वेव है ये हमें एज इट इज CRO की स्क्रीन पर देखने को मिलती है। तो यहां तक ये थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जस्ट रफ वर्क था जो कि मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए किया है। अभी तक हमने क्या देखा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन कौन से पॉइंट्स पर होगी, P1 पर होगी, P3 पर और P5 पर। अभी मैं आपको डायग्राम से समझा चुका हूं। अब यहां पर बेसिकली हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, मैं आपको बिल्कुल ही आसान लफ्जों में समझा देता हूं। P1 पॉइंट के लिए सबसे पहले हमने पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। देखो S2 से P1 तक जो पाथ है और S1 से P1 तक जो पाथ है, इन टू पाथ्स में कितना डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। अगर बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में हम बयान करें तो ये कह सकते हैं।
तो यहां पर अगर मैं P1 पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूं, डिफरेंस इन पाथ्स, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? देखो यहां पर S2P1 है और S1P1 है, कौन से वाला पाथ बड़ा है? S2P1 ज्यादा है, S1P1 कम है। साफ नजर आ रहा है? यहां पर अगर लाइन खींचे तो वो लाइन बड़ी बनेगी, यहां पर लाइन छोटी बनेगी। तो यहां पर यूजुअली हम करते इस तरह से हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं। कोई रूल नहीं है इसका प्रॉपर, जनरली हम बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं। तो यहां पर फिर मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से S2P1 माइनस S1P1, यानी कि यहां पर डेल्टा S कितना हो जाएगा? S2P1 माइनस S1P1। यहां पर अब सबसे पहले हमने S2P1 को फाइंड करना है कि वो कितना है। S2P1 S2 से लेकर P1 तक फाइंड कीजिए। यहां पर देखो ये लाइन, ये तो 0 को रिप्रेजेंट कर रही थी, 0 के बाद ये लेमडा को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाद ये 2 लेमडा, 3 लेमडा, यहां पर क्या है 4 लेमडा, और ये 4 लेमडा के बाद P1 वाला पॉइंट किस पे आ रहा है? रेयर फ्रैक्शन वाली लाइन पे आ रहा है, क्योंकि S2P1 फाइंड कर रहे हैं ना, तो S2 से आपने चलना है। यहां पर लेमडा 2 लेमडा यहां से लेके आए ना, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, यहां पर दिस इज 4 लेमडा, 4 लेमडा के बाद आधा है, 4 लेमडा के बाद क्या है? आधा है, इसका मतलब है 4.5 लेमडा। 4.5 लेमडा, यहां पर मैं ये कह सकता हूं 4 होल 1/2, क्योंकि ये जो एक डॉटेड लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1/2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं 4 होल 1/2 लेमडा माइनस क्या माइनस होगा? S1P1। S1P1 को जरा फाइंड कीजिए, S1 से लेकर P1 तक। अब आपने ये पिंक वाली लाइंस देखनी है। यहां पर ये क्या है? लेमडा, 2 लेमडा, यहां पर 3 लेमडा, ये P1 आ गया है, 3 के बाद हाफ है, इसका मतलब है 3 होल 1/2 या फिर 3.5 लेमडा। तो यहां पर फिर मैं लिखूंगा 3 होल 1/2 लेमडा, डेल्टा S यही हो जाएगा। अब आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता था कि बेटा इसको आपने कैसे ओपन करना है, कैसे ओपन करना है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, 4 2s are 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9/2। ये बहुत छोटी क्लासेस में आपको 2-3 क्लास में पढ़ाया जाता था, अब तो खैर 1 क्लास में, प्रेप क्लास में पढ़ा दिया जाता है। 4 2s are 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाई 2 लेमडा माइनस 3 2s are 6 प्लस 1 7/2 लेमडा हो जाएगा। अब मैं इतनी जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है ना, ये आपके लिए करता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत से रूल्स भूले हुए होते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ा सा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के जहन पर, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, नेचुरल है ये। तो मैं एक छोटी छोटी चीज समझाता हूं ताकि आपके जहन में एकदम सब कुछ क्लियर हो जाए। तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? यहां पर देखिएगा 9 लेमडा माइनस 7 लेमडा डिवाइडेड बाई 2, यही आ जाएगा। 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 लेमडा ओवर 2। तो यहां से आपके पास डेल्टा S कितना आ जाएगा? डेल्टा S इज इक्वल टू लेमडा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? लेमडा आ जाएगा। अब अगर P3 और P5 पर फाइंड करें, उनको भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए P3 पॉइंट को ले लीजिए, ये है आपके पास P3 पॉइंट, इसको जरा लीजिए। P3 पॉइंट पर हम क्या करेंगे? अब P3 को आपने देखना है S2 P3 S1 P3। यहां पर अगर दोनों तरफ से डिस्टेंस देखें तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम सेम नजर आ रहा है, यानी पाथ S2 P3 और S1 P3 सेम सेम नजर आ रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरीके से। S2 P3 देखिएगा अभी, डेल्टा S इज इक्वल टू, मैं कौन से पॉइंट के लिए कर रहा हूं? P3 पॉइंट के लिए। डेल्टा S इज इक्वल टू S2 P3 माइनस S1 P3, लिख दीजिए S1 P3। यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा S इज इक्वल टू S2 P3 कितना है? अब तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहां पर लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, और ये क्या आ जाएगा? 4 लेमडा आ जाएगा P3 तक। तो लिख दीजिए 4 लेमडा माइनस S1 P3 अब फाइंड करना है, तो ये S1 है और ये आपके पास क्या है? P3। यहां पर देखें लेमडा, ये जो सॉलिड वाली लाइन है ये 1 लेमडा को रिप्रेजेंट कर रही है, और डॉटेड वाली लाइन किसको कर रही है? लेमडा बाई 2 को। लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, ये 4 लेमडा तक ही पूरा हो गया है। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी कितना हो जाएगा? 4 लेमडा। तो P3 पॉइंट पर डेल्टा S कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा।
अब अगर मैं P5 पर फाइंड करूं, क्योंकि P1, P3 और P5 पर क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, तो P5 पर किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहां पर है ये P5 पॉइंट, तो यहां पर लगा देते हैं S2 P5 और S1 P5। यहां से तो क्लियर नजर आ रहा है S1 P5 बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, यहां से यहां तक अगर लाइन खींचे वो बड़ी होगी, यहां से यहां तक खींचे छोटी होगी। तो अब S1 P5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा S इज इक्वल टू S1 P5 माइनस, क्या माइनस करेंगे, S2 P5, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हम पाथ डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। S2 P5 माइनस कर दीजिए, तो यहां पर डेल्टा S कितना हो जाएगा, S1 P5 कैलकुलेट करें कितना है, P5 तक हमने जाना है, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 4 लेमडा के बाद क्या है, ये हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर 4 होल 1/2 या फिर 4.5 लेमडा होगा, माइनस S2 P5, S2 P5 अगर लेकर आए, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, और यहां तक क्या हो जाएगा 3 होल 1/2 लेमडा, तो लिख दीजिए 3 होल 1/2 लेमडा। तो यहां पर सिंपली कैलकुलेट कर लें, ये क्या बनेगा, 4 2s are 8, 8 plus 1 9, 9/2 लेमडा, माइनस 3 2s are 6 plus 1 7, 7/2 लेमडा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9 लेमडा माइनस 7 लेमडा डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, 9 लेमडा माइनस 7 लेमडा 2 लेमडा हो जाएगा, तो 2 लेमडा और 2 इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल और बाकी लेमडा रह जाएगा। इसका मतलब है कि P3 पर अगर पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे दैट वुड बी 0, और अगर हम P5 पॉइंट पर पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे दैट वुड बी लेमडा। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, सिमिलरली एट पॉइंट्स P3 एंड P5 द पाथ डिफरेंस इज 0 एंड लेमडा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां पर 0 आ रहा था, यहां पर लेमडा आ रहा था, हमने यही बात यहां पर लिख दी है। हियर लेमडा इज द वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, विच इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव सॉलिड और डैश लाइन। तो मैंने आपको यही बताया था ना कि 2 सॉलिड लाइंस यानी 2 कंप्रेशंस के दरमियान, या फिर 2 डैश लाइंस, डॉटेड लाइन से डैश लाइन एक ही बात है, 2 डॉटेड लाइन डैश लाइन या फिर 2 सॉलिड लाइंस के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, लेमडा होगा, यानी 2 कंप्रेशंस के दरमियान या फिर 2 रेयरफेक्शंस के दरमियान कितना होगा, लेमडा होगा। और अगर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बात करेंगे तो कितना होगा, लेमडा बाय 2। तो यहां पर अब इतनी बात तो आपको समझ आ चुकी है। अब हम यहां से कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं। देखो बच्चों, ये डेल्टा एस कितना है, लेमडा, डेल्टा एस इज इक्वल टू लेमडा। इसका मतलब है ये लेमडा, ये 0, ये क्या बन गया, ये भी लेमडा। तो यहां पर अगर मैं ऐसे कहूं कि हम 0 लेमडा, ये 1 लेमडा, और अगर इसकी बात करें, देखो यहां पर हमने S1 P5 माइनस S2 P5, कुछ बुक्स पर आपको ऐसे भी मिलेगा S2 P5 माइनस S1 P5। अगर इनको उल्टा देंगे तो यहां पर आपके पास आंसर माइनस लेमडा आ जाएगा। वो भी करेक्ट है, वो भी गलत नहीं है, वो भी करेक्ट है, लेकिन बेसिकली हम यहां पर करते इस तरह से है कि बड़े में से छोटे वाला माइनस करते हैं। आपकी बुक पर इसी तरीके से किया गया। अगर माइनस लेमडा लेंगे तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो यहां पर इसी तरीके से, यहां पर इसी तरीके से। तो इसका क्या मतलब है, 0 से इधर भी चल रहा है, 0 से इधर भी चल रहा है, यानी अगर आगे हम फर्दर पॉइंट्स मार्क करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज कुछ ऐसे भी बढ़ सकती है। यहां पर 2 लेमडा भी आ सकता है, 3 लेमडा भी आ सकता है। अगर इधर बढ़ेंगे तो -2 लेमडा भी आ सकता है, -3 लेमडा भी आ सकता है। इसका मतलब है हमें जर्नलाइज करके क्या लिख देना चाहिए, n लेमडा लिख देना चाहिए। n लेमडा क्या लिखना चाहिए, n लेमडा लिख देना चाहिए। और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। इसका मतलब है +-1 भी हो सकती है। देखो 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, इसका मतलब है +-2 भी हो सकती है। 3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, इसका मतलब है +-3 भी हो सकती है। अगर ये हो सकती है तो इससे आगे भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पर ऐसे ही चलता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमें पाथ डिफरेंस वाली कंडीशन निकालनी पड़ जाए, व्हाट इज कंडीशन फॉर द पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो क्या होगी, n लेमडा। और n क्या होगा, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमने फिर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हेडिंग लगाकर यही वाली बात लिख दी है। Whenever the path difference is an integral multiple of the wavelength, यानी जब भी पाथ डिफरेंस, देखो यहां पर वही बात लिखी है, डेल्टा एस इक्वल टू n लेमडा,
इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है यहाँ पर 1 लेमडा आ सकता है, 2 लेमडा आ सकता है, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, 6 लेमडा, कुछ भी आ सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 0 लेमडा हो सकता है, -1 लेमडा हो सकता है, -2 लेमडा हो सकता है, 2 लेमडा हो सकता है, 3 लेमडा हो सकता है। यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्या होगा? डायरेक्ट इंटीग्रल मल्टीपल। यानी यहाँ पर 1/2, 3/2, 5/2 ऐसा कोई सीन नहीं होगा, डायरेक्ट होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, यानी सीधे सीधे नंबर आएंगे आपके पास, इंटीजर्स आएंगे। तो यहां पर फिर क्या लिखा है? व्हेन द पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, द टू वेव्स आर एडेड अप। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जब भी पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो दो वेव्स ऐड अप हो जाएंगे। तो CRO पे क्या मिलेगा? CRO पे एक बड़ी वेव मिलेगी, वहां पर क्या शो हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस वजह से हमने लिखा है दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Therefore, the path difference condition for constructive interference can be written as delta S equal to n lambda। अभी मैं आपको बता चुका हूं, where n is equal to 0, +, -1, +, -2, +, -3। अब ये वाला सारा आपने नोट्स में नोट करना है, ये वाला भी नोट्स में नोट करना है, ऐसे ही ये वाला भी नोट्स में नोट करना है। और ये वाला जो है ना, ये सारा रफ वर्क है, ये आपने नहीं नोट करना। यहां पर ये वाला भी आपने नोट्स में नोट करना है, ये जो डायग्राम थी प्रॉपरली। और ये वाला जो था इसको भी आपने नोट्स में नोट करना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला भी। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव ही हो गई। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या आ रहा है हमारे पास? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपको याद हो तो पॉइंट P2 और P4 पर क्या हो रहा था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। यहां पर देख भी लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट था? P2 और ये P4। P2 पे क्या हो रहा था? एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपस में मिल रही थी। और P4 पे क्या हो रहा था? ये डॉटेड और ये वाली सॉलिड मिल रही थी। यानी कि यहां पर भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपस में मिल रही थी। तो जिस भी केस में कंप्रेशन रेयरफेक्शन पे आएगी या फिर रेयरफेक्शन कंप्रेशन पे आएगी, वहां पर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूं। तो यहां पर यही बात लिखी है, एट पॉइंट्स P2 एंड P4 अ कंप्रेशन मीट्स अ रेयरफेक्शन एंड दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। यानी वहां पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एक दूसरे के ऊपर आ रही है। कैसे? जैसे यहां पर अगर वेव के केस में बात करें, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की बात होगी, तो वहां पर आपने वही याद रखना है जो मैंने आपको डॉट्स लगा के यहां पर बताया था। यहां पर जनरली वेव्स के रिलेटेड देख लेते हैं। देखें यहां पर ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है। अब जब ये कंबाइन होगी तो एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, कुछ इस तरीके की लाइन आ जाएगी। तो यहां पर इस वजह से आपको इन पॉइंट्स पर CRO पे लाइन नजर आएगी। यानी जब आप पॉइंट P2 पर माइक्रोफोन को रखेंगे या फिर पॉइंट P4 पर माइक्रोफोन को रखेंगे तो आपको ऐसी लाइन देखने को मिलेगी जो कि ये शो करेगी कि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0। यहां पर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं नजर आ रही और इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि CRO की स्क्रीन पर क्या आ रहा है? यहां पर 0 एम्पलीट्यूड आपको शो हो रहा है। अभी जिस तरह हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस की बात की थी, बिल्कुल इसी तरीके से हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी पाथ डिफरेंस की बात करनी है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स कौन से थे? ये P2 और P4। अब P2 और P4 पर हमने पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम P2 पर फाइंड करते हैं। इसी वजह से लिखा है फ्रॉम फिगर बी। ये वाली फिगर बी थी हमारे पास। फिगर बी में क्या है? वी कैन फाइंड दैट द पाथ डिफरेंस डेल्टा S बिटवीन वेव्स एट द पॉइंट P2S। अब हमने किस पे फाइंड करना है? P2 पे। तो डेल्टा S किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पर P2 पॉइंट को कंसीडर करें। देखो S1 P2 S2 P2 कहां से बड़े वाला सेंस आ रहा है? यहां पर S2 P2 वाली लाइन अगर ड्रा कीजिए तो ये बड़ी होगी, यहां पर छोटी होगी। तो इसका मतलब है S2 P2 माइनस S1 P2 होगा। S2 P2 माइनस S1 P2 होगा। अब हमने सबसे पहले S2 P2 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से S2 P2। देखो यहां पर लेमडा, ये हमने मार्क भी किया हुआ, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, यहां पर कितना बन रहा है? 4 लेमडा बन रहा है। S2 P2 ये कितना बनेगा? 4 लेमडा। तो यहां पर लिख दीजिए दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा S इज इक्वल टू 4 लेमडा माइनस S1 P2 कितना होगा? यहां से ऑब्जर्व कीजिए S1 P2, यहां पर लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 3 के बाद देखो हाफ है, ये डॉटेड लाइन आ गई है। तो इसका मतलब है 3 होल 1/2 या फिर 3.5 लेमडा होगा। तो यहां पर लिख दीजिए 3 होल 1/2 लेमडा। यहां पर फिर बिल्कुल जनरल मेथड से सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे? 4 लेमडा माइनस, अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं? 3/2 लिख देते हैं। लेकिन आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, यहां पर ये 3.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बनेगा? 3 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7।
तो यहां पर क्या लिखेंगे 7/2 लेमडा, दिस इज इक्वल टू 8 लेमडा माइनस 7 लेमडा डिवाइडेड बाई 2। अब एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही है, जनरल है, 4 2 8 लेमडा माइनस 7 लेमडा बाई 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस किसके इक्वल हो रहा है 8 लेमडा माइनस 7 लेमडा, दैट इज लेमडा, अब लेमडा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहां पर हमने कौन से पॉइंट पर फाइंड किया P2 पर। बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स पर चलते हुए हम P4 पॉइंट के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए P4 के लिए भी फाइंड करते हैं। तो देखो यहां पर P4 पॉइंट है, इसको मैं यहां पे राइट कर देता हूं। अब देखो S1 P4 और S2 P4, अब यहां से अगर लाइन ड्रा की जाए तो बड़ी लाइन कौन सी वाली होगी, S1 P4 जरा बड़ी नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि डेल्टा S इज इक्वल टू S1 P4 माइनस क्या हो जाएगा S2 P4। तो यहां पर लिख दीजिए माइनस S2 P4, कौन से पॉइंट के लिए कर रहे हैं P4 पॉइंट के लिए। तो यहां पर डेल्टा S इज इक्वल टू S1 P4 कितना हो जाएगा, यहां से देखो S1 P4 तक जाना है, यहां पर ये लाइन लेमडा को रिप्रेजेंट करिए, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, P4 पे क्या आ रहा है 4 लेमडा आ रहा है, तो इसी तरीके से लिख दीजिए 4 लेमडा माइनस S2 P4 लिखना है। तो S2 P4 कैसे लिखेंगे, यहां पर देखो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, P4 कौन से पे आ रहा है डॉटेड पे आ रहा है, तो इसका मतलब है 3 लेमडा के बाद 1/2 भी होगा, तो 3.5 लेमडा या फिर 3 होल 1/2 लेमडा होगा, क्या होगा 3 होल 1/2 लेमडा। अब यहां पर 3.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में यही नोटेशन रही है तो हमने यही वाली यूज करनी है। डेल्टा एस इज इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 3 2 6 प्लस 1 7/2 लेमडा हो जाएगा। यहां पर देखिए एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा 8 लेमडा माइनस 7 लेमडा डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस कितना हो जाएगा 8 लेमडा माइनस 7 लेमडा कितना होगा 1 लेमडा, तो यहां पर लेमडा बाई 2 हो जाएगा। अगर इनको उल्टा की बात करेंगे, कुछ बुक्स पर आपको ऐसे भी मिलेगा कि S2 P4 माइनस S1 P4, तो वहां पर आंसर क्या आ जाएगा माइनस लेमडा बाई 2, वो भी ठीक है, वो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपकी बुक पर क्योंकि लेमडा बाई 2 है तो यहां पर हमने बुक वाले मेथड से किया और आंसर क्या आ रहा है लेमडा बाई 2 ही आ रहा है। सिमिलरली एट P4 पॉइंट द पाथ डिफरेंस इज, P4 पे कितना आ रहा है पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे लेमडा बाई 2। यहां पर भी हमने ऑब्जर्व करना है, देखो P2 पॉइंट पर भी लेमडा बाई 2 आ रहा था, P2 पॉइंट पर भी लेमडा बाई 2 आ रहा था और P4 पॉइंट पर भी लेमडा बाई 2 आ रहा है। यहां पर लेमडा बाई 2 भी आ सकता है, माइनस लेमडा बाई 2 भी आ सकता है, दोनों करेक्ट है। अगेन से मैं ये बात बता रहा हूं, अगर माइनस लिखेंगे वो भी करेक्ट है, वो भी रॉन्ग नहीं है। तो यहां पर फिर अब हमने जर्नलाइज्ड रूल निकालना है, जिस तरह वहां पे हमने जनरलाइज किया था ना कि n लेमडा होना चाहिए। यहां पर अगर हम बात करें तो 1 इंटू लेमडा बाई 2 कुछ इस तरीके की सीरीज नजर आ रही है, यहां पर -1 इंटू लेमडा बाई 2, यहां पर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, -1 इंटू लेमडा बाई 2, यहां पर 1 इंटू लेमडा बाई 2 लिख लेते हैं। अब देखो 1 ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, सबको पता है 1 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 1 क्या है इट इज ऑड नंबर। तो यहां पर ये ऑड वाली सीरीज चल रही है। अब आप कहेंगे सर वहां पर भी तो 1 ही था, वहां पर आपने कैसे कहा कि वहां पर सारे आएंगे। देखो वहां पर दरमियान में 0 था, जब दरमियान में 0 आ गया था तो 0 क्या है जनरली हम इसको इवन कंसीडर करते हैं, तो जब 0 आ गया था वहां से हमें पता चल गया था कि वहां पर इवन ऑड सारे होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल सीधा सीधा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑड नंबर आ रहे हैं, कोई इवन नंबर आपको नजर नहीं आ रहा। अगर इससे आगे सीरीज को चलाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 इंटू लेमडा बाई 2, 3 इंटू लेमडा बाई 2, और अगर इधर चलाएंगे तो आपके पास क्या आएगा -3 इंटू लेमडा बाई 2, यानी ऑड वाली सीरीज चलेगी इधर भी, ऑड वाली सीरीज चलेगी इधर भी। अब हमने इसको जनरलाइज करना है, क्या करना है बच्चों जनरलाइज करना है। जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहां पर कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिससे हमें ऑड नंबर मिले। अगर आपने मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि 2n+1 में हम n की जो वैल्यू भी पुट कर दे, पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं पुट करनी, फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं पुट करनी, सीधी सीधी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी वैल्यू पुट कर दे, यहां पर आपको आंसर क्या मिलेगा ऑड नंबर मिलेगा। इसका मतलब है हमें इस चीज को रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर हम 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 क्या है ऑड है।
अगर 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5, जो दुनिया जान का नंबर पुट कर लो आपको यहां पर ऑड ही मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर हमें इसको ऑड रखना है पक्का पक्का तो हमें साथ ये लगाना पड़ेगा 2n+1 इंटू λ/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमारे पास पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी, ये वाली होगी। अब इसमें भी n क्या हो सकता है, n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, +-1 +-2, क्योंकि यहां पर देखो आपके पास प्लस में भी जा रहे हैं माइनस में भी जा रहे हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा +-3 एंड सो। अब आपकी तसल्ली के लिए इन दो नंबर्स को पुट भी कर लेते हैं। मान लो यहां पर मैं 0 पुट करता हूं, 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 0 0 + 1 हो जाएगा, और साथ में λ/2 है, तो आंसर क्या आएगा, n की जगह पर 0 पुट करोगे तो λ/2 आएगा। λ/2 यहां पर हमने लिखा हुआ है। अगर यहां पर +1 पुट करोगे, +1 पुट करो, क्या आंसर आएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 2 + 1 3 λ/2, तो यहां पर हमने 3 λ/2 भी लिखा हुआ है। और अगर यहां पर मैं -1 पुट कर दूं तो 2 × -1 +1 ये कितना हो जाएगा, -2 + 1, ये -1 बच जाएगा, तो इसका मतलब -λ/2 भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इट्स मीन कि हमने ये वाली जो वैल्यूज की सीरीज चलाई थी, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये उस पे बिल्कुल सही अच्छे तरीके से फिट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यही वाली होनी चाहिए, 2n+1 × λ/2 where n can be 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो यहां पर हमने इतना तो देख लिया है पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब नेक्स्ट हेडिंग पर यही लगाइए कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर वही वाली कंडीशन लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, ΔS = 2n+1 × λ/2, यही हमने निकाली थी, उसको एज इट इज उठा के यहां पर लिख दिया है। अब यहां पर क्या लिखा है, एट पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स कैंसल ईच अदर, यानी कि जैसे P2 और P4 पे क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट्स कैंसिल हो रही थी, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 आ रहा था क्योंकि रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन आपस में मीट कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, टू वेव्स कैंसिल ईच अदर, द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ये एक्सप्रेशन आपको क्या आंसर देगा, ऑड आंसर देगा हमेशा के लिए, यानी कि यहां से आपको 2 नहीं मिल सकता, 4 नहीं मिल सकता, हमेशा मिलेगा तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, जो वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब है ऑड, कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय λ/2, तो यहां पर इसका मतलब है हमेशा के लिए ऑड नंबर होगा, हमेशा के लिए ऑड नंबर होगा। तो यहां पर फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस ΔS है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो क्या होगा, ऑड इंटीग्रल। वहां पर कंस्ट्रक्टिव में हमने क्या कहा था, जस्ट इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। लेकिन यहां पर क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, यानी हमेशा के लिए यहां पर आपके पास कोई ना कोई ऑड नंबर आएगा, इसलिए हमने लिखा है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, कि हमेशा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, कि कोई भी ऑड नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा λ/2 के साथ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ λ/2 क्या हो जाएगा, हाफ द वेवलेंथ। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। Therefore, the path difference condition for destructive interference can be written as ΔS = 2n+1 × λ/2। अभी मैंने आपको यहां पर सॉल्व करके बताया है। और n की वैल्यू कौन सी पुट कर सकते हैं, इंटीजर्स पुट कर सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो यहां तक था इंटरफेरेंस वाला आर्टिकल। इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, सबसे पहले इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा है। जो दो डायग्राम्स आपकी बुक में बनी हुई है और यहां पर बोर्ड पर भी ड्रा की हुई थी, वो दोनों डायग्राम्स आपने नीट नोट्स में ड्रा करनी है। और ये जितने सारे इस फॉर्म में नोट्स लिखे हुए थे वो सारे के सारे आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। और ये जो इक्वेशंस भी अंदर मैंने लिखी थी भी आपने लिखनी है। जो जो रफ वर्क था वो मैं आपको साथ के साथ बताता गया हूं। तो यहां पर फिर फाइनली इंटरफेरेंस वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है। और याद रखें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है बट इट इज लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, डिफाइन इंटरफेरेंस एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या फिर डिफाइन इंटरफेरेंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो किसी भी तरीके से आपके पास क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। आपने इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स दे सकें।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।